हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 9th ICSC। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो इसमें आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दिया था, और जहाँ तक मुझे ध्यान है हम लोगों ने वैक्यूल्स भी कंप्लीट कर लिया था। वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो प्लास्टिड्स से आज आगे और कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो थोड़ा लेंथी चैप्टर है बट स्टिल कोशिश करते हैं। आज तो मुझे नहीं लगता कंप्लीट हो पाएगा। ओके, लेंथी क्यों है वो भी आप लोगों को मैंने बताया था। प्लास्टिड्स, ठीक है, नंबरिंग आप लोग देख लेना जो भी चल रही है। तो इसमें ये तो डिस्कशन हो गया था कि ये प्लांट सेल में मिलेंगे आपको, एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी और इसमें डीएनए भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, राइबोसोम्स भी होंगे, सब चीज़ें रहेंगी। ठीक, तो ये हमने प्लास्टिड्स में इतना तो हमने पढ़ लिया था। ठीक, तो अब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर, ये कई तरीके के होते हैं। ये इनमें कलर्ड प्लास्टिड्स भी आते हैं और कलरलेस भी आते हैं। मतलब कुछ प्लास्टिड्स जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट है। पिगमेंट वो चीज़ें होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कलर इम्पार्ट करें, जो कि कलर दें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्किन में आप लोग जानते हैं वो मेलानिन पिगमेंट है। तो मेलानिन पिगमेंट की वजह से अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो टैनिंग हो जाएगी, हम लोग थोड़े डार्क अपीयर होंगे। ठीक है, कम होगा तो थोड़े फेयर अपीयर होंगे। ऐसे ही हमारा जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर रेड कलर्ड पिगमेंट है। क्या नाम है उसका? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन भी एक पिगमेंट है तो वो रेड कलर देगा। ठीक है, ऐसे प्लांट्स में ग्रीन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो पिगमेंट मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो कलर इम्पार्ट करें, उनको आप पिगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है भाई क्लास। तो पिगमेंट्स अगर कलर वाले प्लास्टिड्स हैं, मतलब जिनमें पिगमेंट है, उन्हें आपने बोल दिया था कलर्ड प्लास्टिड्स। और जिनमें पिगमेंट नहीं है उन्हें आपने बोला था कलर लेस प्लास्टिड। ऐसा कुछ था या नहीं? ठीक है, तो कलर्ड प्लास्टिड में 2 कैटेगरी बताई थी। कौन कौन सी? क्रोमो एंड क्लोरो। तो यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट और दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट। आई थिंक इतना हमने कंप्लीट कर लिया था। और कलरलेस में थे ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है भाई क्लास, अब ज़रा समझते हैं किसका क्या फंक्शन है। देखो, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है, ये तो आई थिंक आप लोग देखते समझ रहे होंगे। क्लोरो मीन्स ग्रीन। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जिसमें कौन सा पिगमेंट आ रहा होगा? ग्रीन कलर का पिगमेंट आ रहा होगा, ग्रीन पिगमेंट आ रहा होगा। उसे आप क्या बोल रहे हो? क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये हमें अभी डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखना है। तो क्लोरोप्लास्ट का फिर रोल क्या हो जाएगा अगर इसमें क्लोरोफिल आ रहा है? तो कोई सिंपल पूछे तो क्या रोल होगा इसका? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि अगर क्लोरोफिल आएगा तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन तो परफॉर्म करेगा ही, ऐसा तो है नहीं। ओके भाई, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। अब पहले पढ़ते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर। ओके, तो यहाँ पर कई सारे पिगमेंट्स आते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है इसमें कैरोटीन, अभी कुछ भी मत लिखना, सब लिखवाया जाएगा। कैरोटीन पिगमेंट्स आते हैं, आपके ज़ेंथोफिल्स। ठीक है, ये भी पिगमेंट आते हैं। ये सब पिगमेंट के नाम है। ज़ेंथोफिल्स जो है ये येलो कलर देता है, ऐसे कैरोटीन ऑरेंज रेड कलर देता है। ठीक है, ऑरेंज से रेडिश कलर तक की जो भी शेड्स बनती हैं कैरोटीन की वजह से आते हैं। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये जो कलर दे रहे हैं, इनका यूज़ क्या है डे टू डे लाइफ में? नेचर में इनका क्या यूज़ है? आप खुद सोचो। कोई भी चीज़ अगर कलरफुल होगी तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, वो ज़्यादा आकर्षित करेगी। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं आप जानते हो, उनमें फ्लावर वाला पार्ट आप लोगों ने सीखा था। क्लास 8 में हमने चैप्टर पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स
ऐसा कुछ याद है? तो उसमें फ्लावर वाला पार्ट पढ़ा था। तो उसमें फ्लावर में आप लोगों को बताया था कि जो फ्लावर है इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव साइट ऑफ द प्लांट, मतलब फ्लावर में ही रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, तो जो फ्लावर है उसमें अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें पॉलिनेशन भी एक टर्म बताई थी, जिसमें पॉलन ग्रेन्स, फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स पिस्टल यानी कि कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक जाते हैं। तो ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस था ये कौन करा रहा था? पॉलिनेटर्स करवा रहे थे, इंसेक्ट्स वगैरह करा रहे थे। और इंसेक्ट्स जो हैं वो थोड़े बहुत ब्यूटी से तो अट्रैक्ट होते ही हैं, और ब्यूटी किसकी वजह से जनरेट करी जाएगी? कलर की वजह से जनरेट करी जाएगी। तो क्रोमोप्लास्ट बेसिकली पॉलिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है, जिससे मैक्सिमम पॉलिनेशन हो सके। और पॉलिनेशन होगा तो फ्लावर जो है वो उसके फ्रूट में कन्वर्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। फ्रूट है तो उसके अंदर सीड भी होगी, और सीड को जब आप मिट्टी में बोओगे तो नई प्लांट बॉडी विल डेवलप। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन या फिर पॉलिनेशन कराने में जो क्रोमोप्लास्ट है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा आप लोग इतने सारे जो कलरफुल वेजिटेबल्स देखते हो, रेड कलर के टोमेटोज़ देखे, ठीक है, या किसी और कलर के देखे, ये येलो कलर की वो कैप्सिकम देखी, तो बेल पेपर्स, तो शिमला मिर्च जिनको बोल देते हैं आप हिंदी में। तो ये जितने भी कलर जो जनरेट हो रहे हैं ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होते हैं। ठीक है भाई क्लास, तो ऐसा बिल्कुल ना समझें कि क्रोमोप्लास्ट है तो इसके अंदर और यही पिगमेंट्स रहेंगे और दूसरे नहीं रहेंगे, दूसरे भी रहते हैं। अच्छा, एक पिगमेंट और आप लोगों को बताए थे, एंथोसाइनिन्स। एंथोसाइनिन पिगमेंट्स क्रोमोप्लास्ट में नहीं रहते, वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपको वैक्यूल में मिलेंगे। ठीक है, वो कौन सा कलर दे रहे थे? ब्लू, वॉयलेट, पर्पल, ये कलर दे रहे थे। तो वो आपको प्लास्टिड्स में, क्रोमोप्लास्ट में नहीं मिलते, वो आपको सेल सैप में मिलते हैं। ठीक है, और सेल सैप कहाँ मिलता है? वैक्यूल में। फाइन, तो ये सारा कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया था, इसको आप लोग कंप्लीट करें। हाँ जी, इसे कंप्लीट कर लीजिए। क्रोमोप्लास्ट, नंबर 1 क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में लिखो, इसमें कलर्ड प्लास्टिड है, ये तो आप लोगों को बताया दिया था। कंटेन्स कौन कौन से पिगमेंट? पिगमेंट्स, पिगमेंट्स क्या होते हैं ब्रैकेट में लिख लेना, विच इम्पार्ट कलर। कंटेन पिगमेंट्स like xanthophylls, XANTH, ठीक है, ये T के बाद H लिखा है। xanthophylls, ये कौन सा कलर देता है? ऑरेंज, सॉरी येलो कलर देता है। तो यहाँ लिख लो येलो, xanthophylls, ठीक है, येलो कलर। इसके बाद नेक्स्ट, xanthophylls के बाद कैरोटीन। तो कैरोटीन में ऑरेंज रेड, ये ऑरेंज रेड कलर देगा। ठीक है, इसका फंक्शन लिखो। इन कलर्स का क्या इम्पोर्टेंट रोल है? फंक्शंस, क्रोमोप्लास्ट इन प्लांट्स या प्लांट सेल्स हेल्प इन पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन कराने में मदद करता है। ठीक है, ठीक है भाई क्लास,
बाकी पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इस ईयर भी आप लोगों को पढ़ना है, आई थिंक फ्लावर के बाद वाला चैप्टर है, तो वो और वहाँ पे देख लेंगे. क्रोमोप्लास्ट. नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट तो इसका पिगमेंट तो आप लोग बता ही देंगे. कौन सा पिगमेंट? कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट. क्लोरोफिल पिगमेंट, इसी को ही आप ग्रीन पिगमेंट भी बोल देते हैं. ग्रीन पिगमेंट बिकॉज इट गिव्स green color to the plant. Okay, तो contains chlorophyll pigment. और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? रोल इन फोटोसिंथेसिस. अच्छा, क्या क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कोई दूसरा पिगमेंट बिल्कुल भी नहीं होता? जैसे कि कैरोटीन वगैरह, क्या ये बिल्कुल नहीं होते? होते हैं. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ज़्यादातर क्लोरोफिल होता है, ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो क्लोरोफिल की मिलेगी, बट कुछ अमाउंट में दूसरे पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो जैसे कि आप लोग देखते हैं, आप लोग ये जो ग्रीन कलर की चिली होती है, ठीक है, हरी मिर्च, आप देखते हैं ना, थोड़े दिन तक आप उसको अपने घर में रखो, कुछ टाइम बाद वो आपको रेड कलर की दिखने लग जाएगी. ये तो एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, अपनी मदर वगैरह से पूछना, ठीक है, शी विल टेल यू. तो वहाँ पर क्या उस कंडीशन में कि जो ग्रीन कलर की चिली थी वो रेड में कैसे कन्वर्ट हो गई? ग्रीन कलर की चिली थी तो उसकी हर एक सेल में कौन सा प्लास्टिड आ रहा होगा? क्लोरोप्लास्ट आ रहा होगा. और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ज़्यादा होता है, दूसरे पिगमेंट भी होते हैं जैसे कैरोटीन वगैरह. ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, जब भी कोई प्लांट प्रोडक्ट ऐसे अलग काफ़ी देर तक रहता है, मतलब प्लांट बॉडी से, मेन प्लांट बॉडी से, तो उसका जो क्लोरोफिल वाला पार्ट है वो डीजेनरेट होने लग जाता है. ठीक है, क्लोरोफिल ख़त्म होने लग जाता है, टूटने लग जाता है, मरने लग जाता है, ऐसे समझ लो. ठीक है, तो अब जब क्लोरोफिल ऐसे डीजेनरेट होगा तो बचेगा क्या? कैरोटीन ही बचेगा. और कैरोटीन कौन सा कलर फिर देगा? ऑरेंज टू रेड कलर देगा. तो इसीलिए ऐसा होता है. ये सिर्फ ग्रीन चिली में नहीं, आपको टमाटो के केस में भी ऐसा देखने को मिलेगा. टमाटो, कच्चे टमाटर हरे रंग के होते हैं ना, फिर वो पक जाते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं. ऐसे कई और वेजिटेबल्स भी हैं. ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें आप स्पेशली लिख लो, इट ऑल्सो कंटेन्स अदर पिगमेंट्स like carotene, etc., but in lower quantity. ठीक है, इसलिए इनका इफेक्ट उतना आ नहीं पाता. तो जब क्लोरोफिल डिजेनरेट करता है, दे अपीयर. These pigments are masked. Masked का मतलब होता है ढकना. Masked by what? Chlorophyll. ठीक है, आगे लिखेंगे. In some vegetables, like green chili, tomato, etc., chlorophyll. अब टोमेटो एक प्लांट प्रोडक्ट है, तो उसकी हर एक सेल में प्लांट सेल ही होगी, और प्लांट सेल में कौन सा प्लास्टिड होगा? क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो क्लोरोफिल डीजेनरेट्स, DEGENERATES, degenerates, and hence degenerates with time. ये और लिखिए भाई, degenerates with time and hence other pigments
like carotene show their color. Show their color. ओके क्लास, तो ये हो गया कंप्लीट. अब एक क्वेश्चन लिखो. डायग्रामेटिकली represent what? डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ, संरचना दिखानी है, बनावट दिखानी है किसकी? क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. बनाओ डायग्राम. ये कंप्लीट कर लिया होगा आप लोगों ने. ये भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है. इसके अंदर भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था पानी, वैसे ही पानी यहाँ पर भी है. इसे आप बोलते हैं स्ट्रोमा. वहाँ पर पानी को क्या बोल रहे थे? मैट्रिक्स. ठीक है, और यहाँ पर क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा. लिख लेना वाटरी कंटेंट. ऐसे ही वहाँ पर अगर नहीं लिखा हो तो वहाँ पे भी लिख लेना मैट्रिक्स में वाटरी कंटेंट. ठीक, तो ये जो स्ट्रोमा है इसी में आप पहले समझ लो, डायग्राम बाद में बनाते रहना. देखिए, दूसरा पेन इस्तेमाल करते हैं. ये जो स्ट्रोमा है, आप लोग कॉइन तो आप सब लोगों ने देख ही रखा है. कॉइन के ऊपर कॉइन, ऐसे फिर एक और कॉइन करते करते एक स्टैक बन जाता है ना. जैसे ये कॉइन है, कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन. ठीक है, ऐसे स्टैक बन गया. ऐसे फिर यहाँ पर ठीक कुछ इस तरीके से, समझ रहे हैं? तो ये जो स्टैक बन जाता है, इस पूरे को आप बोलते हैं ग्रैनम. एक है तो ग्रैनम. अब क्योंकि यहाँ तो कई सारे दिख रहे हैं, अभी और भी दिखेंगे, तो आपने प्लूरल क्या बोला? ग्रैना. प्लूरल हो गया ग्रैना. इतनी बात समझ में आई? तो ये जो ग्रैनम होता है ये क्या होता है? स्टैक. स्टैक ऑफ व्हाट? स्टैक ऑफ, इस कॉइन को आप बोलेंगे थाइलेकॉइड्स. ठीक है, THYLAKOIDES. ओके, तो ये जो कॉइन होगा, इस कॉइन को मैं ब्लैक से दिखा रही हूँ. ये जो कॉइन है, एक कॉइन को आप बोलेंगे थाइलेकॉइड. ठीक है, और यही कॉइन का अरेंजमेंट पूरा स्टैक जो बन गया उसको आपने क्या बोल दिया? ग्रैनम. इसलिए वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड. ग्रैनम को स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड बोलते हैं. ठीक, अब इनको आप कनेक्ट कर दो इस तरीके से और दिखा दो. कई सारे आप लोग ग्रैनम ऐसे दिखा सकते हैं. इनको कनेक्ट कर दीजिए. ऐसा कुछ नहीं है, 3-4 ही दिखाए हैं. कई सारे होते हैं भाई ये, अब इतने सारे तो नहीं दिखा सकते. ठीक है, ऐसे ये किसी और से कनेक्ट हो रहा होगा, ये किसी और से कनेक्ट हो रहा होगा. तो ये जो कनेक्टिंग पार्ट दिखाया है, जो एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से कनेक्ट कर रहा है,
इसी को ही आप क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, क्योंकि ये स्ट्रोमा में है, स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, अब क्योंकि कई सारे हैं ना तो लैमिली भी लग जाता है, प्लूरल वर्ड है लैमिली, ठीक, और सिंगुलर होगा लैमिला, ई हट जाएगा। ओके, तो प्लूरल फॉर्म इज लैमिली। तो ये हो गया स्ट्रोमा लैमिली, और इसी में ही ये है, क्या स्ट्रक्चर दिखाया है कुछ, क्या है ये, डीएनए। ओके, और राइबोसोम को दूसरे कलर से दिखाओ। राइबोसोम ग्रीन कलर से दिखा दिए, तो ये हमने दिखा दिए राइबोसोम्स। कैसे हैं राइबोसोम, स्मॉलर या लार्जर, स्मॉलर। ठीक है क्लास, तो ये स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, ग्रैनम और थाइलाकॉइड आई थिंक समझ में आ गया। थाइलाकॉइड एक कॉइन है, वो कॉइन के ऊपर कॉइन और फिर कोई कॉइन ऐसे करके एक अरेंजमेंट जो रेडी हो गया है, उस पूरे स्टैक को आप बोलेंगे ग्रैनम। ठीक है, क्योंकि कई सारे हैं तो ग्रैना, प्लूरल वर्ड भी लिखवा दिया है ग्रैना। ठीक है, पानी को क्या बोल दिया, स्ट्रोमा, और एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से ज्वाइन करने वाली यूनिट को बोल दिया स्ट्रोमा लैमेला, प्लूरल फॉर्म लैमिली। ठीक है, डीएनए भी है, बाकी राइबोसोम भी। अच्छा, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ये रही, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ओके, जहाँ पर आप लोगों ने थाइलाकॉइड लिखा है यहाँ, अच्छा एक चीज़ और समझ लो, ये जो थाइलाकॉइड है, इसी थाइलाकॉइड में ये जो वॉल होती है इसकी, ये जो वॉल होती है, इस वॉल के अंदर ही कौन रहता है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट इसी वॉल के अंदर रहता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं ना हम, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट ज़्यादा रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा। तो यहाँ लिख लो भाई, जहाँ पर आप लोगों ने थाइलाकॉइड दिखाया है, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन इट्स वॉल्स। ठीक है, इसकी वॉल्स में प्रेजेंट होता है, शेड करके दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं ऐसे। थाइलाकॉइड वॉल्स, डायग्राम का नाम लिख लो, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, शेप कैसी होती है इसकी, डिस्क शेप। डिस्क का मतलब वही राउंड। ठीक है, ठीक है भाई क्लास, ये हो गया है कंप्लीट। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है वो भी आपको बता दिया। अब लास्ट हम करते हैं ल्यूकोप्लास्ट, इतना आप लोग ड्रॉ कर लो जल्दी से। कंप्लीटेड, चलो। हाँ जी, अब जो ल्यूकोप्लास्ट है इसको समझते हैं। देखिए, ल्यूको का मतलब होता है वाइट या फिर कलरलेस। ठीक है, तो ये कलरलेस है, तो उसका मतलब पिगमेंट तो इसमें होने से रहा। ठीक है, इसमें पिगमेंट तो नहीं मिलेगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ और, लोकेशन वगैरह जैसे आती है तो वो तो आप लोग अपने लेवल पे बता सकते हैं कि क्रोमोप्लास्ट कहाँ मिलेगा, कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। नहीं लिखा है तो लिख लेना लोकेशन,
कि ये मिलेगा आपको कलरफुल पार्ट्स जो आपको देखने को मिलते हैं अदर देन ग्रीन, ठीक है, जैसे फ्लावर्स वगैरह हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो वहाँ पे आपको क्रोमोप्लास्ट मिलेगा। ऐसे ही ग्रीन कलर आपको किसकी वजह से देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और ग्रीन कलर कहाँ होता है, लीव्स में होता है ना, ऐसे कुछ वेजिटेबल्स में होता है, वो सब आप लोग अपने लेवल पे लिख लो, ठीक है, लोकेशन। फिर ल्यूकोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो है ये रूट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक। इसको समझते हैं थोड़ा, क्या है ये क्या नहीं। देखिए, तो ये स्टोरेज का काम करता है, स्टोर्स फूड, इसका फंक्शन ही है फूड को स्टोर करना। बात समझ में आई। ये अपने अंदर मतलब ये सपोज कोई प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर ये कोई ल्यूकोप्लास्ट है, तो ये ल्यूकोप्लास्ट अपने अंदर क्या स्टोर करेगा, फूड को स्टोर करेगा। इसको और कोई काम नहीं आता, बस ये फूड स्टोर करता है, ठीक है, ना कोई कलर देता है, कुछ करता है, फोटोसिंथेसिस कुछ भी नहीं करता, बस फूड स्टोर करता है, ठीक। अब फूड के स्टोरेज के बेसिस पे ये 3 तरीके का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फूड, type of food, on the basis of type of food it is of 3 types। ये 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा, नंबर 1, ठीक है, फूड स्टोर करेगा, ये तो क्लियर है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर करे तो इसे आप बोलेंगे, फूड में कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स लिख लो भाई, ज़्यादा अच्छा वर्ड है, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। On the basis of type of nutrients present in food, कॉमा डाल के, it is of 3 types, amyloplast, aleuroplast, ALEURO, ठीक है, AMYLO, फाइन। और तीसरा हो गया इलायोप्लास्ट, इलायो, ELAIO, ठीक है, ELAIO, इलायोप्लास्ट। देखिए भाई, अमाइलो मीन्स स्टार्च, और स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो अगर वो स्टार्च स्टोर करता है तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोल देंगे, अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। तो स्टोर्स स्टार्च, ये स्टार्च को स्टोर करेगा। ऐसे ही एल्यूरो, एल्यूरो मीन्स प्रोटीन, तो ये किसको स्टोर करेगा, स्टोर्स प्रोटीन। और इलायो का मतलब होता है ऑयल या फिर फैट, तो ये किसको स्टोर करेगा, स्टोर्स फैट्स, ठीक है, या ऑयल। इतनी बात समझ में आई। तो अमाइलोप्लास्ट आपको कहाँ मिलेगा भाई, आप लोग पोटैटो खाते हो, पोटैटो आलू, तो आलू की हर एक सेल में, प्लांट सेल ही है, प्लांट प्रोडक्ट है तो प्लांट सेल ही होगी, और उस प्लांट सेल में कौन सा प्लास्टिड ज़्यादातर देखने को मिलेगा, कौन सा, ल्यूकोप्लास्ट। 3 प्लास्टिड पड़े हैं ना, क्रोमो, क्लोरो और ल्यूको। तो जो पोटैटो की सेल है उसमें कौन सा प्लास्टिड मिलेगा, ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। और ल्यूकोप्लास्ट में भी कौन सा मिलेगा, एमाइलोप्लास्ट। इसीलिए पोटैटो की सेल्स में क्या लार्ज अमाउंट में मिलता है, स्टार्च, ठीक है, पोटैटो। ऐसे ही एल्यूरो, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा मेज़, यानी कि मक्का। तो मेज़ की हर एक सेल में ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में भी कौन सा, एल्यूरोप्लास्ट, इसलिए हमें उससे खाने से प्रोटीन मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड नाम तो सुना होगा, सरसों का तेल, हाँ, तो मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड जो है, या मस्टर्ड जो है उसकी हर एक सेल में आपको क्या मिलेगा, इलायोप्लास्ट, इसलिए उसमें से फैट निकलता है, ऑयल निकलता है, ठीक है भाई क्लास। तो इसका काम स्टोरेज का है, ल्यूकोप्लास्ट। इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ये हो गया है कंप्लीट। डायग्राम भी आपको क्लोरोप्लास्ट का बनवा दिया गया है, इतना कंप्लीट करो। कंप्लीटेड, चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद तो कौन कौन से ऑर्गेनल हम लोगों ने देख लिए, ईयर हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, देन राइबोसोम,
लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और प्लास्टिड, ठीक है। मैं इनको अगर एक शॉर्ट समरी आपको बताऊं तो आप लोग ऐसे समझ लो कि कोई सेल है, सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स है ना, या फिर लिपिड्स, ये सब बनाने का काम ईआर का हो गया, उनको काम करने के लायक बनाने का काम जीबी का हो गया, गोल्जी बॉडी मॉडिफाई कर रही थी है ना, उनको जगह जगह भेज रही थी जहाँ भी उनकी ज़रूरत है। सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, उसको फाइट करने का काम, उसको ब्रेक डाउन करने का काम लाइसोसोम का हो गया, ठीक है। स्टोरेज पर्पस के लिए वैक्यूल्स बना रखे हैं, ठीक। और इसके अलावा एनर्जी निकालनी हो तो सेल को काम कराने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ऐसे पिगमेंट विगमेंट के लिए, खाना वाना बनाने के लिए सब क्या, प्लास्टिड्स हो गए, ठीक। तो इतना हमने ये सब कंप्लीट कर लिया, ओके। तो ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डायग्राम्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करने भाई, आप लोग डायग्राम्स पे बहुत ध्यान दिया करो। बायो में अगर पढ़ रहे हो तो डायग्राम तो मतलब ये दिमाग में बिठा लो, ठीक है। इसलिए बार बार डायग्राम बनाने पड़ रहे हैं, ये है वो है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये करना ही पड़ेगा आपको सब्जेक्ट तभी समझ में आएगा जब डायग्राम्स क्लियर होंगे, ओके। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। अब अगला ऑर्गेनल पढ़ते हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गए हैं। एक राइबोसोम आई थिंक आपको मैंने करवाई दिया था लास्ट क्लास में। अब एक ऑर्गेनल और रहता है, फिर नेक्स्ट ऑर्गेनल लिखो उसके बाद जो भी नंबरिंग चल रही थी। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम, ठीक है। देखो सेंट्रोजोम जो है ये स्पेशली आपको मिलते हैं प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये आपको एनिमल सेल में मिलेंगे, ठीक, नॉट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये आपको देखने को नहीं मिलते, ठीक है। अब सेंट्रोजोम होता क्या है पहले समझ लो फिर लिखना। देखो ये सपोज कोई सेल है, तो सेल के पास ये है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के पास ना कुछ इस तरीके से ये मैंने सिलेंडर्स दिखा दिए, एक सिलेंडर ये रहा, दूसरा सिलेंडर ये रहा, ठीक है। और ये जो सिलेंडर्स हैं, इन्हीं सिलेंडर्स को आप बोलते हैं सेंट्रियोल, दो हैं इसलिए सेंट्रियोल्स, फाइन। और इनका जो ये पूरा रीजन हो गया, इस रीजन को आपने क्या बोल दिया, सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम तो वो एरिया हो गया जिसमें ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है, तो उस रीजन को आपने बोल दिया सेंट्रोजोम, ठीक है। उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर हो गया उसको आपने क्या बोल दिया, सेंट्रियोल्स। तो ये सेंट्रियोल सेंट्रोजोम ये है क्या, काम क्या करते हैं ये। तो यहाँ जो सेंट्रोजोम है, ये सॉरी ये जो सेंट्रियोल्स हैं, इनका क्या रोल होता है, इनका रोल होता है सेल डिवीजन में, ठीक है। सेल डिवीजन यानी कि ये कोई सेल है पेरेंटल सेल, इसको डिवाइड करके दो सेल बनानी है। तो जब भी कोई सेल डिवाइड करके दो सेल बनाती है तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन को जो है वो इनिशिएट कराने के लिए कौन हेल्प करता है, सेंट्रियोल्स, ठीक है। अभी हम इतने लेवल पे यही समझते हैं। ऑल्दो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स करके चैप्टर है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो वहाँ पे ये डिटेल में आएगा कि इसके अंदर कैसे एस्टर वगैरह बनता है, एस्टर फॉर्मेशन होता है और फिर सेल डिवीजन शुरू होती है, सेल साइकिल के पूरे स्टेप्स होते हैं। तो वो सब क्लास 10th की बात है। क्लास 9th में आप इतने लेवल पर आप ये समझो कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनका रोल सेल डिवीजन, मतलब ये सेल डिवीजन को इनिशिएट कराने में, शुरू कराने में हेल्प करते हैं। तो कोई भी सेल अगर डिवाइड होकर दो बना रही है तो एकदम से दो नहीं बनाती, पहले अंदर कुछ काम तो शुरू होगा ना, इनिशिएशन कुछ होगा, तो वो इनिशिएट कराने का काम कौन करता है, सेंट्रियोल्स करते हैं, ओके। तो ये इनका इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये आपको एनिमल सेल में मिलेंगे, प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे। तो प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे इसका मतलब ये मत समझना प्लांट सेल डिवाइड नहीं करेगी, वो भी करेगी, ठीक है, लेकिन उसमें ये नहीं प्रेजेंट होते। तो ये आप लोग लिख लो, ऐसा डायग्राम बनाना चाहते हैं ऐसा डायग्राम बना लीजिए, नहीं तो तरीके से बना लो फिर। ये कंप्लीट कर लेते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए, सेल के अंदर आपको दो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल बताए जिनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। एक तो राइबोसोम, ठीक है, उनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और दूसरे ये अभी बताए सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में भी कहाँ मेम्ब्रेन है, अभी तो दिखाया कि इस तरीके से दो स्ट्रक्चर हैं, इनको सेंट्रियोल बोल दिया, और इनके चारों ओर का स्पेस जो है उसको क्या बोल दिया, सेंट्रोसोम।
ओके, तो कोई मेम्ब्रेन थोड़े ना है इनके चारों ओर, तो सेंट्रोसोम दूसरे नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज मैं क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिखवा दूंगी। तो राइबोसोम सेंट्रोसोम्स आर टू नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इन दी सेल। ओके, इसके अलावा सेल में ई आर, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स वैक्यूल्स ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ और बॉडी भी होती है, ठीक है, दूसरे स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं इन स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स, ये सेल इंक्लूजन्स एक तरीके से रिजर्व होते हैं। रिजर्व का मतलब होता है भाई सेल को जितना खाना चाहिए था खा लिया, यूज़ कर लिया, एनर्जी निकाल ली, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा जो फूड है उसे भी तो वो रिजर्व करेगी ना। तो उसे रिजर्व जिन जो मतलब जिस फॉर्म में करती है, जिन स्ट्रक्चर्स में करती है, उनको आप क्या बोल देते हैं, सेल इंक्लूजन्स। ओके, तो ये सेल इंक्लूजन्स जो हैं प्लांट बॉडी में आप लोग जानते हैं स्टार्च के मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे, स्टार्च ग्रेन्यूल्स मिल जाएंगे। तो ये कुछ जैसे स्टार्च के ग्रेन्यूल्स हो गए, इसमें खूब स्टार्च स्टोर्ड है। ऐसे ही अगर एनिमल बॉडी में आप जाएंगे, एनिमल सेल में, तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, ग्लाइकोजन। मुझे लगता है ये आपको पहले बता दिया गया है क्योंकि हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया है, तो आई थिंक आपको डिफरेंस पता है स्टार्च और ग्लाइकोजन में। स्टार्च प्लांट सेल में मिलेगा, ग्लाइकोजन एनिमल सेल में मिलेगा, और दोनों ही पॉलीसेक्राइड हैं। ऐसा है या नहीं, पॉलीसेक्राइड है ना। और पॉलीसेक्राइड हैं तो कौन सी यूनिट के बने हुए हैं, कौन सी मोनोसेक्राइड यूनिट के बने हुए हैं, ग्लूकोज। थोड़ा पिछला देखना शुरू करें भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखें। ये स्टार्च, क्योंकि अभी खुद सोचो आप कितना टाइम हुआ है, कम टाइम हुआ है, तो अगर आप भूल रहे हैं अभी, तो अभी तो पूरा साल पड़ा है, तो ऐसे तो बहुत कुछ भूल जाएंगे, हाँ तो ऐसे नहीं करना है, इसीलिए पढ़ते रहना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर क्लास में ढंग से समझा है तो रिवीजन विल नॉट टेक सो मच टाइम। तो यहाँ जो रिजर्व है प्लांट बॉडी में, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेगा, स्टार्च ग्रेन्यूल्स में, और एनिमल बॉडी में ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स में। ओके, समझ गए। चलो तो इतना और लिख लो, ये हो गया है कंप्लीट सेल ऑर्गेनल्स वाला पार्ट सारा। लिखो, प्रेजेंट इन एनिमल सेल, नॉट इन प्लांट सेल, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। डायग्राम बना लो इसका। इसे बोलेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यानी कि रीजन अराउंड सेंट्रियोल्स, और इनको आप क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल्स। अरेंज्ड एट राइट एंगल, राइट एंगल बनाते हुए ये अरेंज होते हैं, ठीक है। फंक्शन, ये न्यूक्लियस है भाई, फंक्शन इनिशिएट्स एंड रेगुलेट सेल डिवीजन प्रोसेस। ओके, ये सारा कुछ हो गया सेंट्रोसोम। नेक्स्ट लिख लो सेल इंक्लूजन्स, अगली हेडिंग है, अगला ऑर्गेनल सेल इंक्लूजन्स। ये क्या होते हैं, इंट्रा सेल्यूलर, इंट्रा मतलब इनसाइड, सेल्यूलर मतलब सेल। ओके, तो सेल के अंदर इंट्रा सेल्यूलर नॉन लिविंग मैटर, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों को सेल वॉल पढ़ाई थी, तो वहाँ लिखवाया था कि वो नॉन लिविंग वाला पार्ट है, डेड पार्ट है, तो वो तो सेल से बाहर की तरफ प्रेजेंट थी। सेल के अंदर अगर कोई ऐसा पार्ट है तो वो कौन है, सेल इंक्लूजन, ठीक। और इसमें क्या लिख सकते हैं, ये किसकी तरह काम करते हैं, एक्ट एज रिजर्व बॉडी, रिजर्व बॉडी की तरह काम करते हैं, फूड रिजर्व करते हैं,
ठीक है, इन प्लांट सेल, और यहाँ हो गए इन एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और इन एनिमल सेल में क्या एग्जाम्पल यहाँ क्या हो जाएंगे, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, और यहाँ पर एग्जाम्पल ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ठीक है क्लास, ये कंप्लीट करिए। हाँ जी डन। चलो सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने एक क्वेश्चन दिया था, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया था। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डिफरेंस है, मैंने कहा था कि जब आप ऑर्गेनल्स पढ़ लेंगे तो फिर आप उसको बेटर आंसर कर पाएंगे। अब तो आई थिंक आप लोग बेटर आंसर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब पता है कि प्लांट सेल में कौन से ऑर्गेनल मिलते हैं, एनिमल सेल में कौन से ऑर्गेनल मिलते हैं। ठीक है, और कौन से ऐसे ऑर्गेनल हैं जो दोनों में मिलते हैं। ठीक है, जैसे ER गोल्जी बॉडी है तो दोनों में ही मिलेंगे। फाइन, तो ये चीज़ आप लोगों को बताई गई थी। ऐसे ही वैक्यूल, लार्ज साइज वैक्यूल प्लांट में मिलेंगे, स्मॉल साइज वैक्यूल कहाँ मिलेंगे, एनिमल सेल में मिलेंगे। ठीक है, सेल वॉल प्लांट में मिलेगी, एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। सेंट्रोजोम एनिमल सेल में मिलेंगे, प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो डिफरेंस है अब आप लोग इजली इंटरप्रेट कर सकते हैं, अब आप लोग बना सकते हैं। तो ऐसे जब आप पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे तो डिफरेंस जो भी आपके हाथ लगे पता चले आपको, वो आप लोग अब आंसर में नोट डाउन कर लेना, अपने तरफ से अपने लेवल पे लिख लेना। ओके, अच्छा एक चीज़ और, गोल्जी बॉडी वाले सेक्शन में जहाँ पर आपको गोल्जी बॉडी पढ़ाया हुआ है, एक बार पेज खोलो उसमें, तो जो गोल्जी बॉडी वाला सेक्शन है एक चीज़ उसमें ऐड कर लेना कि जो प्लांट्स सेल होती है, प्लांट्स में प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी है उसे डिक्टियोजोम बोलते हैं, डिक्टियोजोम। ठीक है, ये थोड़ी स्कैटर्ड रहते हैं, इकट्ठे नहीं, इस वजह से। तो गोल्जी बॉडी में प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी है उसे डिक्टियोजोम कहते हैं। यहाँ लिखना, इन प्लांट सेल गोल्जी बॉडी डिक्टियोजोम। ठीक है, कॉल्ड डिक्टियोजोम। तो ये एक पॉइंट आप गोल्जी बॉडी में ज़रूर ऐड कर लेना। फाइन, आ जाता है कई बार 1 मार्कर में। ओके क्लास, तो ऑर्गेनल्स तो डन। अब एक क्वेश्चन लिखो फिर इसके बाद। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल भी लिखवाए थे, आई थिंक मैंने डिफरेंसेस का भी होमवर्क दिया था। तो प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस तो आप लोग कर ही लेंगे, बता दिया है कैसे करना है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक पॉइंट आया था न्यूक्लियोइड, है ना। तो न्यूक्लियोइड जो है उसको क्वेश्चन बना के लिखेंगे, डिफाइन न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, ये उस दिन भी बताया था। आंसर, द रीजन in which DNA of prokaryotic cell is present, कॉमा डाल के लिखेंगे called न्यूक्लियोइड। ठीक है, उस रीज़न को, उस जगह को क्या बोलते हैं जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड। जैसे सपोज क्वेश्चन लिख ही लो, अगला डायग्राम का ही लिख लो, उसमें आ जाएगा अभी न्यूक्लियोइड। द रीजन इन विच डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंट कॉल्ड, मतलब दैट रीजन इज कॉल्ड, दैट रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट
प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या था? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया दिखाने के लिए बोल रहा है आपको कि कैसा दिखता है, ज़रा बताओ ड्रॉ करके। बैक्टीरिया प्लूरल वर्ड है, बैक्टीरियम सिंगुलर है। ओके, यानी कि एक की अगर बात हो रही है तो बैक्टीरियम, बहुत सारे की बात हो रही है तो बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज कोई वर्ड नहीं होता, गलत है ये। इसका डायग्राम बनाइए, आंसर। इसका डायग्राम यहाँ बना देते हैं। तो क्लास 8 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके के पढ़ते हैं ना। तो उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? बैक्टीरिया। उसकी सेल कैसी रहती है? प्रोकैरियोटिक, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा या नहीं? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाइए। इसके अंदर एक और बाउंड्री, इसके अलावा यहाँ पर हो गया डीएनए सर्कुलर। ओके, राइबोसोम दिखा दो रेड से। राइबोसोम तो होते हैं ना अभी, स्मॉलर होंगे लार्जर होंगे? स्मॉलर। अब ये मोशन कैसे करेगा? बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा? कुछ होना चाहिए इसके पास भी, लेग लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसे? फ्लैजिलम। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करो, और आपने एक चीज़ तो दिखाई नहीं, क्या है ये? साइटोप्लाज्म। ठीक है, लेबलिंग करो अब ज़रा। इसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म। फिर नेक्स्ट कम्स राइबोसोम्स, स्मॉलर। ठीक है, देन मोशन करने के लिए कौन है? फ्लैजिलम। फ्लैजिलम, FLAGELLUM, फ्लैजिलम हेल्प्स इन मोशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। ठीक है, टांगों का काम करता है, इसको ऐसे समझ लो। तो फ्लैजिलम हेल्प्स इन मोशन। उसके बाद ये हो गया आउटर मोस्ट कवरिंग, क्या है? सेल वॉल, मेड अप ऑफ सेल वॉल इन बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। सब पढ़ा रखा है, पीछे पेजेस पलटें, देखें और बार बार रिवाइज करें। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा लिखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अच्छा और भी कुछ दिखा दो ज़रा। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही आपको फ्लैजिलम ओरिजिनेट करना है। ठीक है, ये इसका ओरिजिन यहाँ से ही है, और ऐसे ही इसी से ओरिजिन करेंगे कुछ दूसरे स्ट्रक्चर। डिफरेंट पेन से दिखाना इजी रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं इनको बोलेंगे पिलाए। ठीक है, इनका क्या रोल होता है? हेल्प इन अटैचमेंट टू होस्ट सेल। क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये होस्ट सेल है। मान लो किसी ह्यूमन की सेल में इस बैक्टीरिया को एंटर करना है बीमारी पहुंचाने के लिए किसी भी रीज़न से। ठीक है, तो ये पहले उस सेल पर अपनी पकड़ तो बनाएगा ना, तभी तो एंटर कर पाएगा। तो पहले पकड़ बनाना ज़रूरी है, पहले उस पर अपना अटैचमेंट करना ज़रूरी है, और तभी फिर उसको मतलब जो भी उसके अंदर जाना है या क्या करना है वो। तो ये जो अटैचमेंट कराने का जो काम होता है होस्ट सेल से, ये कौन कराने में मदद करते हैं? पिलाए। ओके, तो पिलाए कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे अटैचमेंट कर लेंगे होस्ट सेल से, और फिर अपना
जो भी अंदर का कंटेंट है उसको भेज देंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, ये आपको बता दिया। इसमें न्यूक्लियर तो दिखाया ही नहीं भाई, ये जो रीज़न है ये आप लोग थोड़े डिफरेंट पेन से दिखाना। इस रीज़न को आप क्या बोलते हैं, डॉट डॉट्स की फॉर्म में दिखाना, इसी को आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड वो जगह है जहाँ पर कौन प्रेजेंट है, डीएनए, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ डायग्राम का नाम ज़रूर लिखिए, स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, बैक्टीरियम, या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, कैसे भी करके आ सकता है। तो ये हो गया है कंप्लीट। ये डायग्राम बनाइए जल्दी से। डन, चलो। ओके क्लास, अब नेक्स्ट जो है ये आप लोगों को क्वेश्चन लिखवा दिया, होमवर्क ले लो पहले। तो सबसे पहले आज की क्लास का होमवर्क नहीं मिला, ठीक है। तो पहला तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट, एक डायग्राम मैंने आपको बनवा दिया है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट व्हाट, नंबर 1 प्लांट सेल और नंबर 2 एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। ये डायग्राम्स इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसको आप इग्नोर ना करें। देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल बनाएंगे कैसे, तरीका समझ लो, उसको बहुत इजी है बनाना। देखिए आपने अब तक जितने भी ऑर्गेनल्स पढ़े, आपने ईआर पढ़ा, हमने कैसे दिखाया था, न्यूक्लियस दिखाया था, न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाया था, राइबोसोम दिखाया था तो आर, ठीक है। ऐसे जो स्मूथ वाला पार्ट है उसमें राइबोसोम नहीं थे। फिर हमने गोल्जी बॉडी भी दिखाया था, याद है कुछ या नहीं। ऐसे हमने लाइसोसोम भी दिखाया था, फिर ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाया था, ठीक है, प्लास्टिड भी दिखाया था, ये स्टैक्स दिखा दो। तो जितने भी ऑर्गेनल्स आपने अलग अलग दिखाए थे सब कंपाइल कर दो, अब एक जगह दिखा दो, ठीक है। चारों ओर क्या बना देंगे, बाउंड्री, फाइन। बुक में वैसे दे रखा है आपका लोगों का डायग्राम, आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को एक तरीका बता रही हूँ कि जो चीज़ें अब तक हमने अलग अलग पढ़ी थी वो सबको कंपाइल करना है एक ऑर्डर्ड फॉर्म में, एक बढ़िया सी फॉर्म में, और वो आपको अब एक सेल में दिखाना है, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों ओर वही जैसे पढ़ाया गया था, ईआर दिखाएंगे, फिर उसके पास एक गोल्जी बॉडी दिखाएंगे, सेंट्रोसोम दिखाएंगे, है ना, ऐसे करके। तो जो सब चीज़ें थी, प्लांट सेल में तो सेंट्रोसोम होता ही नहीं, एनिमल सेल में दिखाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको डायग्राम रेडी करना है। तो कुछ रटना नहीं है, जो भी चीज़ें अब तक पढ़ी सबको कंपाइल करिए और एक साथ डायग्राम में दिखा दो। कर लोगे ना, आई थिंक अब तो इजी है, कुछ टफ नहीं है। अब प्लांट सेल है तो सेल वॉल भी दिखा दो बाहर, है ना। ऐसे एनिमल सेल है तो सेल वॉल मत दिखाओ, शेप का थोड़ा ध्यान रखना। प्लांट सेल ऐसी शेप की बनेगी, एनिमल सेल थोड़ी राउंड बनेगी, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और ये डायग्राम खुद से बनाने की कोशिश करना। आप बुक की हेल्प लेना चाहो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और लोकेशन थोड़ा ध्यान रखना कि ईआर गोल्जी बॉडी, ये नहीं कि लाइसोसोम सेंटर में दिखा दिए, तो थोड़ा आप ध्यान रखिए। वैक्यूल, ठीक है, आप प्लांट में तो वैक्यूल वाला पार्ट ही मैक्सिमम रीजन ऑक्यूपाई करता है, तो न्यूक्लियस साइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखें और ये अब बनने आप लोग बना सकते हैं, ईजी है, ओके। चलो, तो ये हो गया है कंप्लीट। एक क्वेश्चन और ले लो, या क्वेश्चन नहीं अलग से ले लो, ये होमवर्क था, दोनों आप बना लेना। एक होमवर्क और ले लीजिए भाई, आप लोगों की बुक में एक बॉक्स दे रखा होता है एक्स्ट्रा इन्फो करके, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा होता है ना। तो जो भी बॉक्स आई थिंक इस चैप्टर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का दे रखा होगा और ये स्टेम सेल्स का दे रखा होगा। तो ये आप लोग अपने लेवल पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आए फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट एक बार अपने लेवल पे पढ़ने का ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक लास्ट टॉपिक दे रखा होगा, एवरी एक्टिविटी
ऑफ सेल इज़ परफॉर्म्ड बाय, सॉरी, एवरी एक्टिविटी ऑफ लिविंग या बॉडी परफॉर्म्ड बाय सेल, ऐसे करके एक लास्ट टॉपिक दे रखा होगा। तो ये जो लास्ट टॉपिक है इसका ब्रीफ नोट आप बनाएंगे, ठीक है। इसका एक शॉर्ट नोट रेडी करना है आप लोगों को। शॉर्ट नोट कैसे रेडी करना है, मतलब ये तो काफ़ी, ये बेसिकली जो सेक्शन है कि एवरी एक्टिविटी ऑफ बॉडी इज़ परफॉर्म्ड बाय सेल, नाम से समझ में आ रहा है, हेडिंग से समझ में आ रहा है कि हम जितने भी फंक्शंस करते हैं एक्चुअल में वो हमारी सेल्स करती है कि नहीं। मतलब प्लांट खाना बनाते हैं तो एक्चुअल में वो सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, ठीक है। ऐसे ही प्लांट पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो सेल्स हैं जो पानी एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही हैं। ऐसे हम लोग चल पा रहे हैं, मोशन कर पा रहे हैं, तो मोशन कराने के लिए मसल की सेल जो हैं, मसल सेल्स जो हैं वो काम कर रही हैं तो हम काम कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अपने और ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, या डिफेंस है, बैक्टीरिया को किल करना है, वायरस को किल करना है, तो हम लोग अगर हेल्दी रह पा रहे हैं तो इन सेल्स की वजह से रह पा रहे हैं। मतलब जो भी चीज़ें इन ऑल हमारी बॉडी में या हमारी लाइफ में हो रही है बिकॉज ऑफ सेल्स। तो ये जो पूरा सेक्शन है ये सेल्स की इम्पोर्टेंस ही बता रहा है। तो आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए इलेबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। 3 और 4 एग्जाम्पल दे करके आप अपनी बात साबित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो इसका शॉर्ट नोट आप लोगों को खुद रेडी करना है। ईजी है, मैंने समझा दिया कि कैसे हर एक एक्टिविटी हमारी सेल ही करती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी बॉडी सेल की तो बनी है, तो जो भी काम हो रहा है सेल ही कर रही है। भाई आप लोग खाना खा रहे हो, डाइजेस्ट कराने का काम भी कौन कर रही है, सेल्स ही कर रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम की। रेस्पिरेशन कर रहे हो, फिर वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जा रहा है, उसे कौन लेकर जा रहा है, आरबीसी लेकर जा रही है, ऐसा है ना। तो वो भी सेल है, सारा काम सेल ही करती है, हर एक एक्टिविटी सेल ही करती है, ठीक है। तो यही बात आपको शॉर्ट नोट में डिस्क्राइब करनी है। कुछ 4 या 5 पॉइंट्स आप लोग बना दीजिएगा, एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि अच्छा ये सेल ये करती है, ये सेल वो करती है, और अपनी बात आप लोग प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो ये होमवर्क है आज की क्लास का। एक तो दोनों डायग्राम्स, एक्स्ट्रा इन्फो ये आप लोग अपने लेवल पे पढ़ लेना, ये और ये तो ज़रूर करना है, एवरी एक्टिविटी और ऊपर वाला, ठीक है। तो ये आज का होमवर्क हो गया। अब एक टॉपिक छोटा सा रह गया है, प्रोटोप्लाज्म, इसको और देख लो। हाँ जी क्लास, तो इसमें आप लोग अगली हेडिंग बनाइए, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ये हमने पहले भी पढ़ा था, परकिंजन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इन्हीं दोनों को मिलाकर के क्या बोल रहे थे, प्रोटोप्लाज्म, ऐसा कुछ था ना, ठीक है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इट इज़ द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल, ठीक है। ये लिविंग सब्सटेंस है सेल का, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सब यहीं पर ही हो रही हैं, इसलिए लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल, लिविंग मैटर ऑफ सेल। इसके बाद इसमें एक चीज़ और आप ऐड करें, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड accurate chemical composition of protoplasm because they are found in various forms like carbohydrates, water, etc. क्या मतलब हुआ कि जो प्रोटोप्लाज्म है, आप जानते हैं कि जो एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, इन सब चीज़ों को यूज़ करके ही हमारी सेल में मॉलिक्यूल्स बने। न्यूट्रिशन में हम पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे प्रोटीन्स में नाइट्रोजन था, है ना। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको यूज़ करके ही सब मॉलिक्यूल्स रेडी हुए, कार्बोहाइड्रेट्स रेडी हुए, प्रोटीन्स रेडी हुए, फैट्स रेडी हुए, वाइटामिन्स। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनकी मतलब इंटीग्रेशन से ही
प्रोटोप्लाज्म बना। तो प्रोटोप्लाज्म की हम एक्यूरेट केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं जान सकते। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें कितने केमिकल्स हैं, ये बात हम नहीं जान सकते, क्योंकि ये जानने के लिए पहले आपको सेल को लाइज करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, प्रोटोप्लाज्म निकालना होगा। तो इस चक्कर में काफ़ी मतलब एक्यूरेसी नहीं आ पाती। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड एक्यूरेट केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। They are found in various forms like carbohydrates, H2O, etc. in cell. And accuracy can't be obtained when cell is lysed. Lysed मतलब breakdown, LYSED, lysed, to interpret, ठीक है, to interpret composition। ठीक है भाई क्लास, तो चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो गया है, और जो होमवर्क दिया है उसे आप लोग ज़रूर कंप्लीट कर लेना, बता दिया है। सारे ऑर्गेनल्स पढ़ लिए हैं, लास्ट प्रोटोप्लाज्म ये भी बता दिया है। ओके, तो अगले टर्न पे हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, इतना आप लोग ज़रूर रिवाइज करें। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय।